हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 10 और एमसीक्यूज। और आज 10 ही लाया हूँ, ठीक है, 9 नहीं लाया हूँ। ठीक है, आज मैंने चेक करा कि यार कोई रुक तो नहीं गया है बीच में, तो पूरे के पूरे 10 एमसीक्यूज आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। और आज ये जो एमसीक्यूज है, ठीक है, इसका आंसर देने वाले हो मुझे आप लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के एग्जाम में दिख सकते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक भी है, ठीक है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आप लोगों को मैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं सीयूईटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़, हर सब्जेक्ट की वीडियोज़, और आपकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने में। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे अपन करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या चक्कर है ना। आज क्या होने वाला है हमारे पास। तो आज है अपने पास 28 फरवरी, है ना। फरवरी का लास्ट दिन है आज, फरवरी का। चलिए देखते हैं। हाँ, वेलकम एक बार फिर से आप सब लोगों का सीयूईटी अड्डा 24/7 पर। आइए देखते हैं हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन किस बारे में होने वाला है। तो आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज ये वाला। देखिए क्या है। Which state became the first Indian state to have organized the cultivation of licorice? Licorice का सबसे पहला स्टेट कौन बन गया है जो लिकोराइस का कमर्शियल प्रोडक्शन या लिकोराइस को ऑर्गेनाइज्ड वे में कल्टीवेट करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सा राज्य निद्यपान की खेती का आयोजन करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ऑप्शन है हमारे पास ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या है। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी दे देता हूं हिंट, ताकि आप लोगों को पता चले कि ओरिजिनली एक्चुअली में चक्कर क्या है इसका। तो देखो ध्यान से, जिसको नहीं पता कि लिकोराइस क्या है, तो लिकोराइस कुछ नहीं है, तुम सबको पता है कि लिकोराइस क्या है। देखो क्या इसका दूसरा नाम बताऊंगा, सब पता लग जाएगा। लिकोराइस अपन कहते हैं किसको? लिकोराइस अपन कहते हैं मुलेठी को। मुलेठी, ठीक है। अगर मुलेठी आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आ जाएगा, मुलेठी, है ना। मुलेठी होता है, मुलेठी होता है, देख लेना यार, स्पेलिंग मिस्टेक है अपनी तो, ठीक है। तो मुलेठी, मुलेठी जो होती है ना, वो होते हैं ना छोटे छोटे, क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं मुलेठी के, है ना। उसको चबाते हो मीठा मीठा सा लगता है। तो मुलेठी की खेती जो है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करने की बात इनमें से कौन से स्टेट ने करी है। ऑप्शन है हमारे पास ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी दीजिए आंसर। अगर आप लोगों को आता है, रूल आपको पता है, 10 सेकंड है आपके पास, और 10 सेकंड के ऊपर हो चुके हैं, तो फटाफट फटाफट से मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर 100% क्या है? ओडिशा नो, छत्तीसगढ़ कतई नहीं, उत्तराखंड ना बाबा ना। आंसर है इसका क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वो स्टेट बन गया जो मुलेठी की खेती करने वाला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मुलेठी के बारे में सुनो। मुलेठी जो है ये मीठी होती है, हमें पता ही है। क्या सर ये क्या बता रहे हो, ये बताओ आएगा क्या पेपर में? आएगा तो यही, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, मुलेठी में शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? मुलेठी में होता है ग्लाइसराइजिन। ग्लाइसराइजिन, ग्लाइसराइजिन, ठीक है। तो ग्लाइसराइजिन एक शुगर है, ठीक है, जो मुलेठी में होता है। और आप लोगों को सुन के होने वाली है हैरानी, क्योंकि ये ग्लाइसराइजिन जो है ऐसा वैसा शुगर नहीं है। ये 50 टाइम्स मोर, 50 टाइम क्या है, ज्यादा मल्टीप्लाई क्या, किससे? सुक्रोज से कर दो, ठीक है। तो सुक्रोज से बहुत ज्यादा, 50 टाइम्स ज्यादा इसमें शुगर होती है। और ग्लिसराइन हमें मिलता है किसमें? मुलेठी में। और मुलेठी की खेती करने की बात कर रहा है कौन? हिमाचल प्रदेश। समझ में आया नहीं है? कमर्शियल तरीके से, इंपॉर्टेंट चीज क्या कि कमर्शियल तरीके से। कमर्शियल का क्या मतलब है? कमर्शियल कल्टीवेशन करेगा ये। कमर्शियल कल्टीवेशन का मतलब है कि ये करने वाला है क्या? ये करने वाला है बिजनेस। दिस इज बिजनेस, पैसे के लिए मुलेठी की खेती। और अब मुलेठी से कैसे पैसे कमाए जाए, है ना। मुलेठी का यूज क्या है? तो हम सबको पता है कि मुलेठी जो है इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज है, बहुत सारा मेडिसिनल यूज है। और ये यूज होता है किसमें? आयुर्वेदा में। और किसमें यूज होता है ये? यूनानी में। और किसमें यूज होता है ये? सिद्धा में, ठीक है। तो यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, इन सब में यूज होता है मुलेठी। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आया नहीं है? और 50 टाइम ज़्यादा शुगर है। और कौन सी शुगर है इसमें, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर कमर्शियल एग्रीकल्चर ऑफ
क्या लिकोराइज हो रही है, तो इसका आंसर 100% क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो दिखाइए मुझे अपने थंब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आने से पहले देखिए देखिए, मुलेठी मुलेठी मुलेठी, है ना, बस ज्यादा मत देखो, लकड़ी तो है। चलिए, और मीठा है ना। कई बार अपने को खांसी वगैरह हो जाती है तो मम्मी और के पास ना, दादियों के पास पड़ा रहता है ये मुलेठी, कहते हैं इसको चबा लो, है ना, मीठा मीठा से भी लगता है, अच्छा से भी लगता है ना, तो काफ़ी यूज़ में आता है इसको, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ काफ़ी है इसके, ठीक है। पुराने वाले लोग दूध में मुलेठी भिगो के रखते थे, फिर मुलेठी फेंक देते थे, दूध पी लेते थे। क्यों? क्योंकि मेडिसिनल यूज़ है इसका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, देखो क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज प्लानिंग टू चेंज द नेम ऑफ औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम चेंज करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रखने वाली है, ये बताएंगे मुझे यू। चलो जल्दी जल्दी बताओ कि महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की योजना बना रही है। ऑप्शन है हमारे पास ए छत्रपति शिवाजी नगर, दूसरा है बी छत्रपति संभाजी नगर, तीसरा है सी छत्रपति शाहूजी नगर, या है इसका आंसर डी राजा राम नगर। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक के लिए मैं अपनी कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ। हाँ, मजा आ गया। मुझे पता है आप सब लोग नजर डाल रहे हो उस पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है, क्या छत्रपति शिवाजी नगर, संभाजी नगर, शाहूजी नगर या राजाराम नगर। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसका आंसर छत्रपति शिवाजी नगर है तो एकदम आप लोग हो रॉन्ग, एकदम रॉन्ग, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि राजाराम नगर है तो भी रॉन्ग। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसका आंसर होने वाला है क्या सी छत्रपति शाहूजी नगर, तो भी आप लोग हो रॉन्ग। आंसर है इसका बी छत्रपति संभाजी नगर। अब देखो औरंगाबाद कहाँ पर है, सबसे पहली चीज महाराष्ट्र में, ये तो पता ही है, ठीक है। औरंगाबाद बनाया किसने था? औरंगाबाद बनाया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब से नाम निकलता है क्या? औरंगाबाद। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का बर्थ प्लेस और मेरा बर्थ प्लेस सेम है, ठीक है। हमारे यहाँ की बताया था ना तुम लोगों को, दो ही फेमस पर्सनैलिटीज है, एक ये है ना, और दूसरा तो आपको पता ही है कौन है, ठीक है। चलिए, तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनके दो बेटे थे। एक थे कौन? संभाजी महाराज, है ना, छत्रपति संभाजी। और एक थे कौन? राजाराम, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड, वैसे अगर रूलिंग टाइम पीरियड देखें, वैसे तो लड़ाइयाँ वगैरह बहुत 1647 से इन्होंने स्टार्ट करी है, लेकिन 1674 से 1680 इनका रूलिंग टाइम पीरियड माना जाता है ऑफिशियली। रूल इससे पहले कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली ये टाइम पीरियड माना जाता है इनका रूलिंग का। संभाजी महाराज की अगर बात करें तो शिवाजी के बाद या छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ये बने थे राजा, और इनका टाइम पीरियड है क्या? 1680 से लेकर 1679 का, ठीक है। और इसके बाद राजाराम बने थे, इनका टाइम पीरियड है 1689 से 1700, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये है। तो हुआ क्या था, शिवाजी महाराज की डेथ के बाद ये राजा बने थे, और इनको 1689 में औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, मरवा दिया था, ठीक है। और औरंगजेब जो है ये औरंगाबाद में ही रहता था। 25 ईयर्स अपने साउथ इंडिया में गुजारे इसने, औरंगजेब ने, ठीक है। तो औरंगाबाद में रहता था, औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद था, और औरंगाबाद का नाम चेंज करके अब होने वाला है क्या छत्रपति संभाजी नगर। समझ में आया नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज एक और क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि आजकल, मतलब न्यूज में है क्या कि ओस्मानाबाद का भी नाम चेंज करा जा रहा है। ओस्मानाबाद। अब ओस्मानाबाद का सीन सुन लो क्या है। ओस्मानाबाद जो है, ओस्मानाबाद ये भी महाराष्ट्र में है ना, औरंगाबाद के पास ही है। ये ओस्मानाबाद का नाम ओस्मानाबाद कैसे पड़ा? तो एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद था 20th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी के निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था ओस्मान, ठीक है। तो उनके नाम पे ये पड़ा हुआ था, और इसका नाम चेंज करा जा रहा है, और इस सिटी का नाम चेंज करके धाराशिव रखा जा रहा है, धाराशिव, ठीक है। तो दो चीज बताई मैंने आप लोगों को, क्या? औरंगाबाद का नाम चेंज हो रहा है, छत्रपति संभाजी महाराज नगर या छत्रपति संभाजी नगर नाम रखा जा रहा है इसका। और दूसरा है क्या? दूसरा है क्या? ओस्मानाबाद। तो ओस्मानाबाद का नाम चेंज हो रहा है और रखा जा रहा है क्या? धाराशिव। कोई दिक्कत है क्या?
समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आ गया है समझ में तो फटाफट से दिखाओ अपने अंगूठे, तब तक मैं दिखाता हूं आप लोगों को संभाजी महाराज की फोटो। इधर देखो, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो संभाजी महाराज की फोटो है ये, ठीक है, शिवाजी महाराज के बेटे है ये। चले आगे, आगे देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है। रिसेंटली द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की मेंबरशिप को इन्होंने सस्पेंड किया है? जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है हमारे पास चाइना, रशिया, कजाकिस्तान या पाकिस्तान। फटाफट से आने चाहिए आप लोगों के आंसर। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है ये G7 कंट्रीज ने बनाई थी। G7 कंट्रीज ने, G7 कंट्रीज कौन सी है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है। G7 G8 भी बन गया था जब इसमें रशिया आ गया था, ठीक है। तो G7 कंट्रीज ने बनाई है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मेन काम क्या है? ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का मतलब जो भी देश पैसा वगैरह कमा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है ना, कहीं टेररिज्म में तो पैसा नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें जो है चेक करता है कौन? FATF। तो फाइनेंशियल चीजों को चेक करने वाला एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया नहीं है? G7 कंट्रीज ने बनाया था। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1989 में। कोई दिक्कत? कितने मेंबर्स है FATF के? तो FATF में है टोटल 39 मेंबर्स। 39 कितने? 39 मेंबर्स है, 39 मेंबर्स है इसमें। और क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल, इंडिया इसका मेंबर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। और इंडिया मेंबर कब बना था? तो इंडिया मेंबर बना था 2010 में। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे बोलो भी, नहीं बोलोगे? इंडिया जो है इसका क्या है? मेंबर है। कोई दिक्कत? चलिए एक और चीज इंपॉर्टेंट सुनिए इसके बाद। इसके बारे में क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये सारी चीज देख ली। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 39 मेंबर्स है, उसमें से एक मेंबर की सदस्यता को इन्होंने कर दिया है सस्पेंड। बैन नहीं, खत्म नहीं करा है, सस्पेंड किया है कि भैया तू जो गलती कर रहा है उसको सुधार ले, जैसे तू सुधार लेगा आप दोबारा से मेंबर बन सकता है। समझ में आया नहीं है? तो फटाफट से आंसर दो। क्या इसका आंसर है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। और मुझे पता है आप लोगों को लग रहा है कि आंसर इसका पाकिस्तान है, तो एकदम 100% रॉन्ग। अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? पाकिस्तान, हर चीज का आंसर पाकिस्तान थोड़ी होगा, है ना? बताओ, आगे बताओ। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान लग रहा है, ये ले काट दिया। क्या लग रहा है? चाइना, रशिया, चाइना। अच्छा, रॉन्ग। आंसर इसका क्या है? रशिया है, रशिया। तो रशिया जो है इसकी सदस्यता को या इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है FATF ने। क्यों किया है? ध्यान से सुनना। इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड इस वजह से किया है क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। और यूक्रेन रशिया वॉर जो है ये बिना बात के चल रहा है, ऐसा कहना है किसका? FATF का। ये कह रहा है कि भाई ना इसका कुछ कारण है लड़ाई का, ठीक है, बिना बात के तो अटैक कर रहा है किस पे? यूक्रेन पे। प्लस ना इसका क्या है, ना इसका कारण है कि ना इसकी कोई वजह है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या? FATF ने ये कहा है कि प्रोवोक भी नहीं करा है ना, यूक्रेन ने उकसाया भी नहीं है तुम्हें अटैक करने के लिए, तो तुमने फिर भी अटैक कर दिया उसके ऊपर। और फुल आर्म्ड अटैक है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का, फुल आर्म्ड अटैक कर रहे हो तुम लोग इसके ऊपर, ठीक है, छोटी सी कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से FATF ने क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। क्या? FATF ने सस्पेंड कर दिया है रशिया की मेंबरशिप को। अब क्वेश्चन का आंसर देना मुझे कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? फटाफट से, क्योंकि रशिया का तो आप लोगों को पता है, यूक्रेन का पता है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और कौन से कमेंट सेक्शन में? लाइव चैट में नहीं, कमेंट में, ठीक है, वीडियो के नीचे वाले। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो जरा FATF का कुछ फ्लैग वगैरह दिखा रखा है, समझ में आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत है? बड़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखिए जरा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चांसलर ऑफ जर्मनी? ये तो तुम लोगों को पता होगा। ओह, माय कोल्ड कॉफी इज बिकमिंग हॉट। लेट मी सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट
प्रेजेंट चांसलर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में प्रेसिडेंट नहीं बनता, चांसलर बनता है। तो जर्मनी का चांसलर कौन है, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे क्या? हाय हाय, मजा आ गया। ठीक है, जर्मनी का चांसलर। ठीक है, न्यूज में क्यों है बता देता हूं, पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के वर्तमान चांसलर है? ऑप्शन है हमारे पास एंजेला मार्केल, रॉबर्ट हैबेक, ब्रिटा अर्न्स्ट या ओलाफ स्कोल्ज। तो जल्दी से जल्दी आंसर आ जाने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर है एंजेला मार्केल? नो। रॉबर्ट हैबेक? नो। ब्रिटा अर्न्स्ट? नो। आंसर क्या है इसका? ओलाफ स्कोल्ज। तो ओलाफ स्कोल्ज वो बंदा है जो कि क्या है, चांसलर है जर्मनी का। क्यों पे न्यूज में है? इस वजह से क्योंकि ये बंदा आ गया है इंडिया। ठीक है, तो ओलाफ स्कोल्ज है ना, शॉल्स भी बोला जाता है, कई लोग शॉल्स बोलते हैं, कई लोग स्कोल्स बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोल लो, हमारा तो आंसर ठीक होना चाहिए, SCHOLZ। ठीक है, तो ओलाफ स्कोल्स जो है, ओलाफ स्कोल्स ये है चांसलर जर्मनी का, और ये आया है कहाँ? ये आया है इंडिया। और इंडिया में आगे किसको मिलेगा? ओनली वन नेशनल हीरो, हु? मोदी जी। ठीक है, तो ये अगर इनको मिला है, और इन दोनों के बीच में डील हुई है। किस चीज़ की डील हुई है? इन दोनों के बीच में डील हुई है। इन दोनों ने एक तो ये भी कहा कि भाई यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, तो उसमें शांति बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे ही बोल दिया था इन लोगों ने। दूसरी चीज़ सुनो, व्लादिमीर पुतिन को मनाना इतना आसान थोड़ी है ना। दूसरी चीज़ सुनो, दूसरी चीज़ सुनो क्या है। ओलाफ स्कोल्स और मोदी जी के बीच में, मतलब इंडिया और जर्मनी के बीच में एक डील हुई है, और ये डील कितना? $5.2 बिलियन की डील है। $5.2 बिलियन की डील, हल्की फुल्की नहीं है। $5.2 बिलियन की डील है। किस चीज के लिए? 6 सबमरीन बनाने के लिए। 6 सबमरीन्स बनाने की डील हुई है। ठीक है, और ये 6 के 6 सबमरीन जो होंगे ये इंडिजिनस सबमरीन्स होंगे। ठीक है, तो इंडिया अपना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत शो करते हुए पूरी दुनिया को। आया नहीं आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? है ना, जब तक भाई है तब तक दिक्कत नहीं होगी, तब तक परेशानी नहीं होगी, और तब तक CUET का एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए जरा इन दोनों की फोटो। मोदी जी ये रहे, है ना, तो ये रहे मोदी जी, और ये रहा ओलाफ स्कोल्स या ओलाफ शॉल्स। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेकेंड AFINDEX F index exercise is going to be held in which among the following places? किस जगह पर क्या होने वाला है? ये F index एक्सरसाइज होने वाली है। दूसरा, F index अभ्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास औंध, घाटकोपर, इच्चलकरंजी या धामनेर। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ, टेस्टी। मुझे पता है कि आप लोगों के भी जबान पे जो पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं दूंगा किसी को कॉफी, नहीं दूंगा, वो भी कोल्ड वाली, है ना, लेमन टी है, लेमन टी तुम्हें नहीं मिलेगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। द सेकेंड F इंडेक्स एक्सरसाइज, सेकेंड F इंडेक्स एक्सरसाइज जो है ये क्या कहाँ पे होने वाली है? औंध में, घाटकोपर में, इच्चलकरंजी में या धामनेर में। तो ये सारी की सारी जगह जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में तो होनी ही होनी है। ठीक है, और सेकंड है। और F इंडेक्स क्या है तब तक समझा देता हूँ। F है अफ्रीका, और इंड है इंडिया, और X है एक्सरसाइज, है ना। तो अफ्रीका और इंडिया की एक्सरसाइज है। इसका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा की पूरा इसमें क्या कर रहा है? इसमें अफ्रीका और इंडिया का एक्सरसाइज है ये। और ये एक्सरसाइज जो है ये सेकंड F इंडेक्स एक्सरसाइज है। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो दोबारा लिखूंगा नहीं। इसमें 20 अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। 20 अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। कब होने वाली है? ये होने वाली है नेक्स्ट मंथ, मार्च में। कब से कब तक? 20 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में। ठीक है, 20 जने आएंगे, और क्या करने के लिए? ये लोग आएंगे माइनिंग, है ना, या माइन बॉम्ब्स जो होते हैं, माइन बॉम्ब्स, है ना, इनके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। माइन बॉम्ब्स क्या होते हैं? वो होते हैं ना, है ना, जिसके ऊपर पैर रख दो फट जाए, फट करके जोर से, वही होता है क्या? माइन बॉम्ब्स। ठीक है, तो माइन बॉम्ब्स को कैसे डिटेक्ट करा जाए, है ना। और ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? ये लोग ये वाली एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के अंडर में आता है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की प्रैक्टिस चल रही है कि कहीं पर भी अगर
टेररिज्म हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये लोग सब लोग मिलकर क्या करेंगे, वहाँ पर जाके यही चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, सीखेंगे यहाँ पर, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बाद में सारे के सारे लोग, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है पूरी दुनिया में, तो ये लोग जाएंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स बन के, और फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ये अगर और डिटेल चाहिए तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स चैप्टर 7 में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस चार्टर में, ठीक है। तो इतना तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लो, है ना, क्या पता कहीं कोई और एग्जाम दो तो आ जाए, है ना। तो एफ इंडेक्स, तो एफ इंडेक्स का सेकंड एडिशन हो रहा है। इससे पहले 2019 में हुआ था एफ इंडेक्स, इससे पहले 2019 में एफ इंडेक्स हुआ था। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो भैया, ठीक है। तो एफ इंडेक्स, ठीक है, ऑप्शन औंध, घाटकोपर, इच्चलकरंजी या धामनेर। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर है धामनेर, तो आप है एग्जैक्टली करेक्ट। और अगर आप लोग करेक्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन अलग होना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मोइन सर की जो दादी है उनका गांव कौन सा है, तब ये आंसर होता धामनेर, ठीक है। तो ये आंसर है गलत, है ना। धामनेर हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट का सबसे स्वच्छ गांव, है ना, सबसे साफ गांव के नाम से जाना जाता है इसको। क्या आपको लग रहा है इच्चलकरंजी, ठीक है, इसको कोई जानता भी नहीं है, गलत। घाटकोपर, धोबी घाट है भैया, यहाँ पे धोबी घाट, नो। तो आंसर इसका क्या, औंध, औंध, ठीक है। जो पहली 2019 में भी जो क्या हुई थी, एफ इंडेक्स हुई थी, ये भी कहाँ हुई थी, औंध में हुई थी। और अब वाली भी कहाँ पे हुई है, औंध में हुई है। अरे आ रहा है नहीं यार समझ में, मतलब अब वाली भी कहाँ होगी, औंध में होगी। तो ये है एफ इंडेक्स के बारे में। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए ज़रा सा फोटो दिख रहा है क्या, देखो ये माइंस की एक्सरसाइज करेंगे ऐसे, है ना, अफ्रीकन्स और इंडियंस मिलकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आ रहा है समझ में तो दिखाइए मुझे अपने थंब फटाफट फटाफट से। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का, देखिए क्या बता रहा है। द बारिसु कन्नड़ा दिम दीवाना कल्चरल फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, बड़ा खतरनाक सा नाम है, लेकिन देखो क्या बोल रहा है। द बारिसु कन्नड़ा दिम दीवाना कल्चरल फेस्टिवल कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। बारिसु कन्नड़ दिम दिवावा, अच्छा यहाँ पे दीवान, अच्छा दिवावा ही है। बारिसु कन्नड़ दिम दिवावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या मैंगलोर। तो फटाफट से आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि आंसर इसका क्या होने वाला है। तब तक हो आवाज भी आ रही है, हाँ मजा, जल्दी बताइए। न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या मैंगलोर कहाँ पर होने वाला है, होने नहीं वाला है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है बारिसु कन्नड़ा दिम दिवावा कल्चरल फेस्टिवल। जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है क्या इसका आंसर है बेंगलुरु? तो आप है एकदम से 100% रॉन्ग, नहीं है, बेंगलोर नहीं है। कन्नड़ देख के मैंगलोर लगा दिया, मैंगलोर भी तो हो सकता है भैया, है ना। तो इसका आंसर क्या है, मैंगलोर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, चेन्नई ना बाबू, आंसर इज न्यू दिल्ली। देखो दिमाग में लगाओ, दिमाग में देखो, इंडिया में कुछ भी हो रहा हो, इनॉग्रेशन कौन करेगा, नरेंद्र भाई मोदी। दिल्ली में कर दिया कन्नड़ फेस्टिवल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये वाला क्या दिम दिवावा कल्चरल फेस्टिवल जो है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। इनॉग्रेट किसने किया है इसको, तो इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र भाई मोदी ने, मतलब पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कोई दिक्कत है क्या, कहा था ना मैंने, क्या सब इनॉग्रेट कर दूंगा, सब लॉन्च कर दूंगा। किसका कहना है, नरेंद्र भाई मोदी का, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, दिम दिवावा कल्चरल फेस्टिवल, है ना। और ये दिम दिवावा कल्चरल फेस्टिवल इन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया, ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में इन्होंने किया है ये वाला फेस्टिवल इनॉग्रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चीज एक और क्या, नेक्स्ट इसमें और क्या था, ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। हाँ, ये जो फेस्टिवल है ये किस लिए करवाया जाता है, ये वाला फेस्टिवल करवाया जाता है ताकि कर्नाटका की हिस्ट्री, कर्नाटका का
ट्रेडिशन और कर्नाटका का क्या कल्चर, इसके बारे में लोगों को भी पता है, और कितना रिच कल्चर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद कर्नाटका के लोगों को भी दे, है ना। और क्या इस फेस्टिवल से हम अपने कल्चर को, डाइवर्सिटी को, हिस्ट्री को, ट्रेडिशन को बचाना चाहते हैं। समझ में आया नहीं है? इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी। समझ में आ गया क्या? तो अगर समझ में आ गया है तो देखिए मोदी जी की फोटो बाउंस करती हुई आ रही है आप लोगों के पास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड या टू इनॉग्रेट बारिसु कन्नड़ा दिम दिबावा कल्चरल फेस्टिवल। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? पक्की बात है। तो आगे आ गया है समझ में तो दिखाइए मुझे अपने क्या छोटे छोटे से थम्स। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सब कुछ? पक्की बात है। पेपर में आ जाएगा, कर लोगे? करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। वेयर इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? वेयर इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर? तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिया में? हिंदी में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास बेंगलुरु, मैंगलोर, मैसूरू या निपानी। तो जल्दी से जल्दी दीजिए मुझे आंसर और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेस्टिवल या फेयर कहाँ पर होने वाला है? तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर तो कर्नाटका होगा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों के चारों कर्नाटका में। और अगर आपको लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर इस बार तो मैंगलोर होगा तो गलत है, इस बार मैसूरू होगा तो भी गलत है, इस बार बेंगलुरु होगा तो सही है। ठीक है, तो कहाँ पर होने वाला है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है ये होने वाला है कहाँ पर? ये होने वाला है बेंगलोर में। ठीक है, देखो जरा फोटो देख लो इसकी नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की, ये देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्या हो रहा है? इस तरीके का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूटी में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना पूछा जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ पर हो रहा है। उसी तरीके से जैसे सूरजकुंड वाला था, है ना, कि सूरजकुंड जो मेला है, हैंडीक्राफ्ट मेला, वो कहाँ लग रहा है? तो सूरजकुंड में लग रहा है। सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में। वैसे ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, है ना। सिंपल चीज़, सिंपल चीज़ें पूछता हूँ मैं एकदम। ठीक है, आगे बढ़े। आगे समझ में दिखाइए, ज़रा दिखाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखो क्या बोल रहा है। अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी सेटअप इन। एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने जा रही है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहां पर बनने जा रही है? क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक नया वन्य जीव अभयारण्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य, अरे यार बड़ा खतरनाक है। तो अब अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास सागर डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, दामोह डिस्ट्रिक्ट या हरदा डिस्ट्रिक्ट। और ये सारे के सारे कहाँ पर है? ये सारे के सारे है कहाँ पर? ये सारे के सारे है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट किया जा रहा है? तो जल्दी से बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर सागर डिस्ट्रिक्ट है? सागर डिस्ट्रिक्ट लग रहा है पक्का? तो ठीक है, अरे हमेशा थोड़ी काट दूंगा, है ना। इस बार यही आंसर है, सागर डिस्ट्रिक्ट। तो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में बन रही है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहाँ बन रही है? सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। आइए जल्दी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, बुंदेलखंड में बन रही है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। द टाइगर रियल एस्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल सेट टू एक्सपैंड विद द ब्रांड न्यू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बुंदेलखंड रीजन इन सागर डिस्ट्रिक्ट। तो बुंदेलखंड रीजन में सागर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा? सागर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा ये वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द सेंचुरी प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली सैंक्शनड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान एट अ मीटिंग ऑफ द स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उनकी मीटिंग हुई थी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से और उसी में ये डिसाइड कर लिया गया था कि क्या करेंगे, एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे सागर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। और क्या नाम है वो तो देख ही लिया हम लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
कोई दिक्कत, पक्की बात ही, कोई परेशानी, कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में? चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो एक बार चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, कह रहा है कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी कोई भी हम लोगों को क्या बनाना है, कोई भी हम लोगों को बनाना है नेशनल पार्क, या हमें बनाना है कोई भी क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो किस एक्ट के थ्रू बनाया जाता है? हिंदी में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किसके तहत घोषित किया जाता है या किसके तहत घोषित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 1992 या रामसर कन्वेंशन। तो इसमें से कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत क्या बनाया जाता है, जिसके तहत कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है? जल्दी जल्दी से मुझे दीजिए आंसर, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को आता है या नहीं। और आज याद रखना, चैटिंग में बैठूंगा आज, ठीक है? कल बैठ नहीं पाया था, एक्स्ट्रा क्लास लग गई थी मेरी, ठीक है? लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर रामसर कन्वेंशन आंसर है, कटा। और अगर आप लोगों को लग रहा है क्या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992, कटा। आंसर इन दोनों में से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, ए या बी, बी या ए, बी, बी, बी। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर है ए, तो ए ए ए ए कटा। आंसर है इसका क्या, बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी नेशनल पार्क को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बना दिया जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं फटक से देखते क्या इंफॉर्मेशन। देखो क्या बोल रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was passed by the government of India, and under this act national parks and wildlife sanctuaries were established एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स वर डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो इसी एक्ट से नए क्या बनते हैं, सारे के सारे नेशनल पार्क्स बनते हैं, सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनते हैं, और उस टाइम पीरियड में भी इसी के थ्रू बने थे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था, वाज इनेक्टेड इन इंडिया विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो क्या करता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, तीसरा देखो क्या बोल रहा है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 वाज साइंड बाय 155 कंट्रीज एट द अर्थ समिट सबको पता है हमें 1992 में हुई थी रियो दी जेनेरियो में, है ना? 155 कंट्रीज आई थी इसमें, इन रियो दी जेनेरियो, टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम फर्दर डैमेज। ठीक है, तो जितने भी स्पीसीज या जितने भी जानवर, जितने भी प्लांट्स क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 हुआ था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से एस्टेब्लिश होते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, समझ में आ गया है? तो अगर आ गया है समझ में, शो मी योर थंब। चलिए अब क्या है, अब देखते हैं हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वन द पाम डियोर एट द 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 75वें कैन, है ना, ये कैनस है, ये कान लिख दिया इसने, कैनस फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है हमारे पास डिसीजन टू लीव, ब्रोकर, होली स्पाइडर या ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। और ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है भैया। ठीक है, बहुत चांसेस इसके आने के, अवार्ड्स तो आते ही आते। डिसीजन टू लीव, ब्रोकर, होली स्पाइडर या ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, इसमें से वो कौन सी फिल्म है जिसको मिला है कौन सा अवार्ड, पाल्मे डियोर, है ना, कैनस फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर है ब्रोकर? गलत। क्या आपको लग रहा है इसका आंसर है होली स्पाइडर? नो। क्या आपको लग रहा है इसका आंसर है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है बाबू, सही है, गलत नहीं है ये वाला। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। आइए जल्दी से देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और इसके बारे में देखो, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस डायरेक्टेड बाय रूबेन ऑस्टलैंड
हैज वन द पाम डियोर एट द 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल फॉर द सेकेंड टाइम। लगातार दूसरी बार जीता इसने। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अर्लियर he had received the cinema's most prestigious prizes for his movie The Square in 2017। इसी बंदे को, रूबेन ऑस्टलैंड को इस बार क्या मिला है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लिए अवार्ड मिला है। पिछली बार इसी को 2017 में द स्क्वायर के लिए अवार्ड मिला था, तो सेकंड टाइम मिला है इसको, है ना। इंडियन फिल्म मेकर शौनक सेन हैज वन द LOL डियोर अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रेथ्स। ठीक है, तो इन्होंने जो इंडियन फिल्म मेकर है जिनका नाम है क्या? जिनका नाम है शौनक सेन, इनको ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए क्या मिला है? LOL मतलब LOL वो वाला नहीं है, LOL है ना, LOL डियोर अवार्ड मिला है इनको इनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रेथ्स। ठीक है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग डायरेक्टेड बाय पायल कपाडिया। ये सारे इंडियंस है भाई साहब, सारे इंडियंस, सबको अवार्ड मिल रहा है। अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग डायरेक्टेड बाय पायल कपाडिया हैज वन द LOL डियोर इन 2021। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सॉन्ग कैंग हो को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जार आमिर इब्राहिमी को। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर देख लिया है, बेस्ट हम लोगों ने एक्ट्रेस भी देख ली है, तो इनकी फोटो देखनी भी तो बनती है। आय हाय, फोटो दिखा दूं क्या? ठीक है, दिखा दूं, चलो दिखा देता हूँ। फोटो आंसर पता लग गया इसका, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस इसका आंसर था। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आप लोगों को, पढ़ लेना इसको। देखो फोटो, ठीक है, ये है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस की फोटो, और इसी फिल्म को मिला है क्या? इसी फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, पाम दियोर। ठीक है, अच्छा, और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं आज हीरोइन की फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, है ना। आप लोगों की नज़र मैंने देख ली बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए आज मैं हीरोइन की फोटो लेकर ही नहीं आया, धप्पा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ हमारे पास बचा है क्या? तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। ठीक है, शेयरिंग के साथ केयरिंग करिए, खुद भी यूनिवर्सिटी पाइए, अपने दोस्तों को भी यूनिवर्सिटी पाइए, है ना, उनको भी दिलाइए मतलब। ठीक है, और आप सबको पता है कि अपना टॉपर्स 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, और टॉपर्स 2.0 बैच में अपन पढ़ाएंगे आपको क्या? पॉलिटिकल साइंस। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है ना। अपन पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, और ऐसे धांसू पढ़ा दूंगा ना, धांसू। ठीक है, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो टॉपर्स 2.0 बैच के लिए अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो, कौन सा? Y742, है ना, याद भी रह जाएगा, है ना। Y याद रख लेना, अड्डा 24/7 का 24/7 उल्टा लिख लेना, 742। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा बेशुमार प्यार। ठीक है, मोइन सर की तरफ से, आपके अपने जीतू भैया की तरफ से। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका अपना जीतू भैया आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेगा। ठीक है, तब तक के लिए मोइन पठान आप सब लोगों से कहता है जय हिंद।